हाई ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज एक बड़ी कंसेप्ट बहुत छोटे से और बहुत आसान से शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एमएसएफ। एमएसएफ क्या है, एमएसएफ से जुड़ा हुआ किस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम 1 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलता है, और क्या इस एमएसएफ में वो 5 बड़ी बातें हैं जो एज ए कैंडिडेट आपको आपके एग्जामिनेशन के मेंस के एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड जरूर मालूम होनी चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एमएसएफ में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, पता ही नहीं चलता है कि एमएसएफ है क्या, किस चीज़ से हम कोरिलेट इसे करें। तो आसानी से मैं आपको बताता हूँ, आसानी से आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो ही आपको मालूम चलेगा कि एमएसएफ होता क्या है। शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, दैट इज एमएसएफ। तो एमएसएफ में पहली जो बड़ी बात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसका फुल फॉर्म, कि एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां मैं लिखता हूं एमएसएफ स्टैंड फॉर मार्जिनल, है ना, मार्जिनल। इसके नाम में लिखा हुआ मार्जिनल मतलब एक छोटा सा भाग, कहते हैं ना मार्जिन मुझे मनी दो। जैसे मैंने कार परचेज किया तो बोला जाता है कि मार्जिन मनी आप दीजिए और जो बैंक है वो फाइनेंस अलग करेगी। तो मार्जिनल का मतलब है छोटा। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैंने आपसे अगर पैसा मांगा या मैंने किसी से, अगर मुझे जरूरत है और मैंने किसी से पैसा मांगा है और ऑन द स्पॉट वो देने के लिए अगर तैयार हो जाए, है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग, है ना। कहते हैं स्टैंडिंग हेल्प मेरा हो गया। तो मार्जिनल स्टैंडिंग, और एफ स्टैंड फॉर फैसिलिटी है, क्योंकि जो ये प्रोवाइड कराएगा वो फैसिलिटेटर होगा, तो वो फंक्शन क्या होगी, तो फैसिलिटी की होगी। द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हम इसे जिस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे वो होगी आपकी आरबीआई। आरबीआई की जो टूल्स होगी वो टूल्स होगी मॉनिटरी टूल्स, जिसकी बात हम बेसिकली कुछ पुराने लेक्चर में कर रहे थे। और इस मॉनिटरी टूल्स में हमने अलग अलग भाग में बताया था कि मॉनिटरी टूल्स को बेसिकली हम 2 भाग में तोड़ के पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये जो एमएसएफ है ये चूंकि परसेंटेज में इसका जुड़ाव होता है, परसेंटेज पे ही आधारित है, परसेंटेज वी कैन काउंट, एमएसएफ इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मॉनिटरी टूल्स। तो ये आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव मॉनिटरी टूल्स का ये भाग है। मॉनिटरी टूल्स आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक का एक बहुत अभिन्न फंक्शन है। इस एमएसएफ को जनरली जब भी हम देखते हैं तो हम रेपो रेट के साथ जोड़ के हम देखते हैं। तो यहां पे कुछ कंसेप्ट आप जरूर जानें। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उससे जुड़ी हुई कंसेप्ट सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट तक की बातें हमने पुराने वीडियो में किया है, तो आप एक बार जरूर रेफर करें। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक संभवतः मिलेगा, तो वहां से आप जाके इसे अटेम्प्ट और इसे देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई बैंक है, उस बैंक का नाम है एबीसी बैंक, और उस बैंक के पास अगर 100 करोड़ के क्या है तो एनडीटीएल हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये एनडीटीएल क्या होता है? तो एनडीटीएल होता ये है कि बैंक के पास जो जमा पूंजी है, ये जमा पूंजी कहाँ से आएगा, तो ये जमा पूंजी सेविंग अकाउंट में जो आपने हमने पैसे रखे वहां से आएगा। करंट अकाउंट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फॉर्म ने पैसा रखा है वहां से आएगा। तो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट हो गया। दूसरा, हमने और आपने जो एफडी किया है, हमने और आपने जो मंथली आरडी किया है, तो ये पैसा चूंकि हमने बैंक के पास रखा है, इस पूरे पैसे को हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं। ये जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का हमारा पैसा है, वो चूंकि हम जब भी बैंक के साथ डिमांड करते हैं तो बैंक हमें वो पैसा देती है ना, कि आपने पैसा रखा और बाहर के एटीएम से आपने डिमांड किया 10,000 रुपए का, तो 10,000 आपको मिलता है चूंकि आपने डिमांड किया है। तो ये सेविंग और करंट अकाउंट होगी वो हमेशा डिमांड डिपॉजिट के रूप में हम देखेंगे। सिमिलरली एफडी और आरडी जो होगी इसे हम क्या देखेंगे, तो टाइम डिपॉजिट के रूप में देखेंगे कि हमने एक पीरियड ऑफ इंटरवल के लिए हमने फिक्स किया है एफडी 7 डेज, जो उसकी मिनिमम पीरियड होती है 10 ईयर्स, उसी जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी। तो ये जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट आपके लिए है, ये हमारे लिए क्या है, डिपॉजिट है, बट फॉर बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, तो लायबिलिटी है। क्लियर? मैंने अगर आपको पैसा दे दिया है तो वो पैसा मेरे लिए तो डिपॉजिट होगा, बट आपके लिए क्या होगा, वो लायबिलिटी होगा। तो यही वो कंसेप्ट है कि डिमांड और टाइम। तो पूरा जो पैसा जमा है अगर 100 करोड़ है तो बैंकर्स बैंक ये बोलता है कि 100 करोड़ में
आप कुछ पैसा मेरे पास कैश के रूप में रखो, दैट इज कॉल्ड CRR, जो पुराने कंसेप्ट में हमने बताया है, कैश रिजर्व रेशियो। और फिर कहता है आप कुछ जो पैसा है वो हमेशा अपने पास सेव रखो, दैट इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। इसके अलग अलग परसेंटेज हैं, अभी तो चेंज हो गए हैं, बट अलग अलग अमूमन आप मान के चलें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के डेट का परसेंटेज क्या है, मैं मान के चल रहा हूं कि इफ CRR इज 4% एंड SLR इज 19%। हालांकि ये आज के डेट का परसेंटेज नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी कंसेप्ट इस दोनों पे नहीं है, हमारी कंसेप्ट किस पे है, MSF पे है। तो यहां पे आप जाने कि अगर मान लिया कि आज CRR 4% है और SLR 19% है, तो 100 करोड़ में 23 करोड़ तो क्या हो गया, वो सेफ हो गया। कि बैंक में अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की जरूरत है तो 23 करोड़ इज सेफ। तो ये तो हो गई कि चलो भाई 100 में से 23 हमारे पास रखा हुआ जमा पैसा है। अभी बात आती है कि अगर बैंक को CRR और SLR मेंटेन करने के लिए बहुत कम समय में पैसे के लिए जरूरत है ना, उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या करेगा, क्योंकि उसे मेंटेन तो करना है। मेंटेन करने के लिए कि RBI क्या कहती है कि अगर 100 करोड़ का आपका NDTL है तो हम आपको रेपो रेट में पैसा देंगे, लेकिन फिर RBI ये भी क्लॉज उसमें लगाती है कि आपको पूरे NDTL का हम 1% ही देंगे। मतलब आपके पास अगर 100 करोड़ है तो 1 करोड़ ही आपको रेपो रेट में लेंडिंग करेंगे। अभी बात आती है कि अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर बैंक को जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी बैंक। उस केस में एक नए कंसेप्ट का जन्म 2011-12 में हुआ, 2011 में एक नए कंसेप्ट का जन्म हुआ। यह कंसेप्ट कहलाया MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो आई होप यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है। दो बातें इस पूरे फिगर में आपके, तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक, MSF का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरा, MSF इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तीसरा, NDTL क्या होता है, तो NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, है ना। चूंकि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो योर डिपॉजिट विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर द बैंक। तो NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। चौथी बात यहां पे अभी हम करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आखिर MSF की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी वो आप समझ गए कि पूरे NDTL का एक सर्टेन भाग ही रेपो रेट में RBI बैंकों को दे सकती है। उससे अगर ज्यादा जरूरत है CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बाय मंथली बेसिस पे ये मेंटेनेंस होता है, तो फिर RBI ने एक दरवाजा और भी खोला। उस दरवाजे का नाम 2011 में दिया MSF। तो यहां से हम आगे चलते हैं और एक्चुअल आपको हम डिफरेंस बताते हैं कि आखिर MSF रेपो रेट से क्यों डिफर है और क्या इसमें वो चार बातें हैं जो आप हमेशा अपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे। क्लियर? बहुत छोटी सी कंसेप्ट है बट हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आज के बाद संभवतः आपके पास वो कंफ्यूजन एक कंसेप्ट के रूप में जरूर कन्वर्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूं रेपो रेट और राइट हैंड साइड में मैं लिखता हूं MSF। देखिए, जैसे आप अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वहां भी कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिमिलरली एक बैंक भी अगर RBI से लोन लेता है तो ये क्या है, ये दोनों लोन के भाग हैं कि RBI देती है तो RBI इज कंसिडर्ड एज लेंडर। तो जब भी ये लोन का आदान प्रदान होता है तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, चाहे वो एक कस्टमर हो चाहे वो एक बैंक हो। तो एक बैंक इज कस्टमर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक को भी एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। क्लियर? उस सिक्योरिटी को हम यहां पे जिस नाम से जानेंगे दैट इज कॉल्ड कोलेटरल, है ना। हमने अलग अलग सिक्योरिटी की बात कुछ पुराने क्लास में की है, जैसे कि हमने मॉर्गेज बताया, हाइपोथिकेशन बताया, आपके पास प्लेज बताया, असाइनमेंट बताया, है ना, लीन बताया, है ना। तो यहां पे हम कोलेटरल की बात कर रहे हैं। पहली अंतर मैं आपको बताता हूं कि रेपो रेट एक RBI के द्वारा रेपो रेट पे जो पैसा है कमर्शियल बैंक को दिया जा सकता है। कोई भी कमर्शियल बैंक हो, है ना, जिसे RBI लाइसेंस देती है, तो कोई भी कमर्शियल बैंक को पैसा RBI रेपो रेट में दे सकती है। क्लियर? MSF में किसी भी कमर्शियल बैंक की जगह ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही MSF के अंदर पैसे उठाने का राइट प्राप्त है। अब आप कहेंगे सर शेड्यूल क्या हो गया, ये तो हम समझे ही नहीं। तो कुछ पुराने वीडियो में हमने देखा, आप सर्च करेंगे जाके चैनल पे
तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज शेड्यूल एंड व्हाट इज नॉन शेड्यूल बैंक। एक बार मैं एक वर्ड में यहां पे बता देता हूं। द बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल नंबर 2 इज कॉल्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बहुत सारे प्रावधान है वहां पे, और जो 1934 के आरबीआई एक्ट के 34 एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में नहीं है वो क्या होगी, नॉन शेड्यूल बैंक होगी। तो नॉन शेड्यूल बैंक को हम रेपो रेट भी दे सकते हैं, बट ओनली शेड्यूल बैंक के पास रेपो रेट तो है ही, एडिशनल क्या है उसके पास, एमएसएफ का प्रावधान है। क्लियर, यहां पे आप समझ गए क्यों दिया जाता है एमएसएफ, तो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। अभी बात आती है कि रेपो रेट के अंदर एक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे मांगती है, यस मांगती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मांगती है ना, शॉर्ट टर्म के लिए मांगती है। शॉर्ट टर्म जनरली है 3 मंथ का होता है, तो 3 महीने तक के लिए आरबीआई जब किसी भी बैंक को किसी भी शेड्यूल या नॉन शेड्यूल प्राइमरी डीलर्स को पैसे देगी उसे हम क्या कहेंगे, तो रेपो रेट कहेंगे। बट मैंने पहले ही बताया कि बाय मंथली बेसिस पे आपके एसएलआर और सीआरआर को अपडेट करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और खुद के पास। तो उस कंडीशन में अगर है ना ओवरनाइट मिसमैच है, ओवरनाइट के लिए हमको लेना है, तो एमएसएफ इज ओनली नोन फॉर ओवरनाइट पीरियड, है ना। तो सिर्फ एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए ही एक शेड्यूल बैंक आरबीआई से पैसा ले सकती है। तो बड़ी डिफरेंस है ये कि दिस इज ओनली फॉर ओवरनाइट पीरियड एंड दिस इज ओवरनाइट ऑल्सो एंड अप टू 90 days ऑल्सो विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लेंडिंग। क्लियर, ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात आती है कि कितने परसेंट में, क्योंकि आरबीआई देगी तो परसेंटेज स्वाभाविक सी बात है, परसेंटेज लेगी। तो यहां पे जो इसका इंटरेस्ट रेट है, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट आप कंसीडर इसे कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट यहां पे लोअर होगा और यहां पे क्या होगा, तो हाइयर होगा। तो आज की अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, रेपो रेट की अगर बात करें, तो यहां पे क्या है, दिस इज 4.25 और यहां पे क्या है, तो 4% है। आज अगर हम सितंबर 2020 में खड़े हैं, है ना, अगर सपोज ये वीडियो आप 2021 में देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं, तो उस समय आपको अपडेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रेजेंट रेपो रेट। बट आज सितंबर 2020 का मैंने रेट लिखा है कि रेपो रेट इज 4% एंड एमएसएफ इज 4.25%। जनरली जिस समय आरबीआई ने इसको फ्रेम आउट किया था 2011 में, तो उस समय ऐसा कहा गया था कि जो एमएसएफ होगा वो हमेशा 1% एबव एंड ओवर द रेपो रेट होगा। बट ऐसा हुआ नहीं, और जैसा ऐसा डिमांड सप्लाई की जरूरत पड़ी, है ना, इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई ने जिस टूल्स का यूज किया उस कंडीशन में फिगर अभी आपके सामने है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1% हमेशा डिफरेंस होगा, बहुत सालों तक ये डिफरेंस था, बट आज के डेट में ओनली 25 बेसिस पॉइंट का यहां पे डिफरेंस है। क्लियर, एमएसएफ विल बी ऑलवेज हाइयर देन रेपो रेट। क्लियर। अभी क्या बात आती है, तो अभी बात आती है कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहती है कि आपको मैं तो लोन दे दूंगा रेपो रेट में, आपको मैं लोन दूंगा एमएसएफ में ही, लेकिन आप मेरे पास सिक्योरिटी रखो। तो यहां पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, यहां पे कोलेट्रल रखना पड़ता है। बट वो कोलेट्रल क्या होता है, तो अगर बैंक है और बैंक ने एसएलआर के अंदर सिक्योरिटी रखा है अपने पास, तो इसे शो नहीं कर सकता है रेपो रेट में पैसा लेने में। फिर से बोलता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि आप सिक्योरिटी मेरे पास गिरवी रखो, तो बैंक गिरवी रखने के लिए तैयार होती है, गिरवी रखती भी है, उसे हम कोलेटरल कहते हैं। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल कंसिडर किया जाता है यहां पे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर का पार्ट है, क्योंकि एसएलआर भी बैंक खुद के पास मेंटेन करती है, तो एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेपो रेट के लेंडिंग के लिए आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो कोलेटरल होगा वो एसएलआर में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसे एक कोलेटरल माना जाता है। क्लियर। तो ये कोलेटरल वाली बात हो गई, बैंक टाइम परसेंटेज सिक्योरिटी। और यहां पे अगर बैंक कोई पैसा लेना चाहती है तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी अमाउंट का जो है वो यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 लाख लें, 50 करोड़ लें, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट। बट यहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि एमएसएफ के अंदर अगर कोई बैंक पैसा लेना चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे 1 करोड़ मिनिमम और उसके मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा।
अब ये भी नहीं है कि कितने हजार करोड़ भी हम ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल एनडीटीएल ऑफ द बैंक। बट जब भी हम लेंगे तो ऐसा नहीं कि 1.5 करोड़ रुपए हम मांगेंगे। अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच भी है, एसएलआर को हमें मेंटेन अपडेट करना है खुद के पास, या सीआरआर को मेंटेन करना है आरबीआई के पास, तो हम 1.5 करोड़ डिमांड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एमएसएफ कहता है कि 1 करोड़ और उसके मल्टीपल में ही हम आपको देंगे। क्लियर? तो ये बड़ी बात है। इतनी ही बात अगर आप जानते हैं तो आपके एग्जामिनेशन का पर्पस तो बिल्कुल साफ हो जाएगा और निकल जाएगा, है ना। इसके बाद की जो डेप्थ है वो आई थिंक कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट या टाइप कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड को, यूट्यूब पे जाके लर्न बियॉन्ड चैनल सर्च करने का, सब्सक्राइब करने का, तमाम पुराने वाले वीडियो को देखने का। अभी बात हम करते हैं क्या हमने पढ़ा आज की क्लास में। तो हमने पढ़ा है एमएसएफ, फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, आरबीआई के क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का ये भाग है। जनरली रेपो रेट के साथ हम इसे जोड़ के तोड़ के हम देखते हैं। और ये क्या है? तो ये बेसिकली हम बैंकों को देते हैं, है ना। दो अलग अलग भाग में मैंने आपको तोड़ के बताया है। 2011 से इस फैक्ट की हमने शुरुआत की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही ये दोनों लोन मिलता है। ये दोनों एक टाइप का लोन है। रेपो रेट किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई दे सकती है, बट एमएसएफ ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ही आरबीआई क्या करेगी? लेंडिंग देगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए रेपो रेट का यूज होता है। 90 डेज पीरियड तक के लिए लेंड दिया जा सकता है, बट दिस एमएसएफ इज ओनली फॉर 1 डे और ओवरनाइट पीरियड। थर्ड बात मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन यहां पे है। रेपो रेट जनरली लोअर देन द एमएसएफ। आज के रेट में 4% इज रेपो रेट एंड 4.25% इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट बताया सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में आपको रखना पड़ेगा, बट रेपो रेट में एसएलआर के अंदर रखे हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कोलेटरल नहीं शो कर सकते हैं। वहां पे एडिशनल कोलेटरल यू हैव टू कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर टेकिंग लोन अंडर रेपो रेट। यहां पे एमएसएफ में आप रेपो रेट, आप एसएलआर के अंदर रखे हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप शो करके पैसा ले सकते हैं। और लास्ट बात बताया कि कितना पैसा लेना है इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दैट डिपेंड ऑन एनडीटीएल। बट यहां पे ऐसा नहीं कि 1 लाख मल्टीपल होगा, 2 करोड़ मल्टीपल होगा, बट यहां पे है 1 करोड़ एंड मल्टीपल ओनली। इतनी ही बात मैं आपके साथ यहां पे करना चाहूंगा। छोटी सी बात मैंने बड़े से बोल्ड से लेटरों में किया है, जो कि आपके कंसेप्ट हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देते रहे। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बिल्कुल इस फैक्ट को समझते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।